डीसी के एक दो नहीं बल्कि 3 निकम्मे खिलाड़ियों ने फॉर्म डीसी को किया है बर्बाद। प्लेऑफ से बाहर होकर आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स होगी तबाह। दिल्ली कैपिटल्स यार, जब ये आईपीएल 2025 का आगाज किए थे 4 लगातार मुकाबले जीते थे और बात करें 6 मुकाबलों में तो 5 जीताई थी। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब अगर हम उनके पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 3 हारे हैं, मात्र 1 में जीत आई है और 1 मुकाबला रद्द है। यानी कुल 11 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स के 13 पॉइंट। ये भी मुकाबला लगभग हार रहे थे, 11 में सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट रहते और वो प्लेऑफ की रेस से काफी पीछे हो जाते। लेकिन इंद्रदेव की माया देखिए, उनके ऊपर इंद्रदेव मेहरबान हुए और मुकाबला रद्द हो गया। एक हारा हुआ मुकाबला जहां पर 1 भी पॉइंट नहीं मिलता दिल्ली कैपिटल्स को, मात्र 1 पॉइंट लेकर आए हैं। दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके से खेल रहे हैं भाई साहब, लग रहा है प्लेऑफ में पहुंच पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम प्लेऑफ की बात करें, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो वहां पर कुल 6 टीमें हैं जो 17 पॉइंटों तक पहुंच सकती हैं। और दिल्ली कैपिटल्स के अगर हम आखिरी 3 मुकाबलों पर फोकस करें तो सबसे कठिन मुकाबले उनके लिए हैं, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स एक मुकाबला, फिर दिल्ली कैपिटल्स और पीबीकेएस दूसरा मुकाबला, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस तीसरा मुकाबला। यानी टेढ़ी खीर है प्लेऑफ में जगह बनाना दिल्ली कैपिटल्स के लिए। इन तीनों में एक भी मुकाबला जीतना अपने आप में बड़ी बात होगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो आखिरकार इस परिस्थिति में दिल्ली कैपिटल्स पहुंची कैसे? जो दिल्ली कैपिटल्स ऐसा लग रहा था कि टॉप 2 फिनिश उनका कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता उनको टॉप 2 फिनिश करने से, वो दिल्ली कैपिटल्स क्यों बर्बाद होती हुई नजर आ रही है? वो 3 निकम्मे खिलाड़ियों के कारण। 3 खिलाड़ी जो अब दबाव की हालात में ढहते हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की तो भाई साहब वो कमाल लाजवाब राहुल हैं। यार राहुल के साथ ये अक्सर देखा जाता है कि जब ये शुरुआत अच्छा करते हैं फिर अंजाम सही नहीं दे पाते। आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद होगा, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब गई थी तो शुरुआत राहुल ने जबरदस्त की थी लेकिन अंजाम बहुत साधारण सा आया था। जाते जाते वो औसत फिर से 30 के इर्द गिर्द पहुंच गया था जो औसत शुरुआत में 50 का चल रहा था। वैसा ही केएल राहुल का इस संस्करण में प्रदर्शन रहा है। शुरुआती 3 इनिंगों में हीरो थे केएल राहुल के चर्चे थे, 185 रन ये ठोक डाले थे और जब चिन्ना स्वामी में वो सेलिब्रेशन करके आए हैं कि ये मेरा घर है, मेरा मैदान है, मैं यहाँ का जयकांत सिकरे, उसके बाद से उनका प्रदर्शन अगर मैं देखूं तो 7 मुकाबलों में 196 रन मात्र बनाया हुआ है। स्ट्राइक रेट पर फोकस करोगे तो वो महज 131 का है। यानी पिछले 7 मुकाबलों में ये पुराने केएल राहुल दिख रहे हैं, जो केएल राहुल 130 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, जो खूब सारी गेंदें खाते थे और रन बनाना भूल चुके थे। वही केएल राहुल वापस आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अब दबाव महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को अब हर एक कीमत पर पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, जीत चाहिए ही चाहिए। वो विनिंग मोमेंटम से ऑफ ट्रैक हो चुके हैं। तो राहुल अपने आप पर जैसे लग रहा है पूरा भार लेकर चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स की इतनी बेहतरीन बैटिंग अटैक है, राहुल को खुलकर खेलना चाहिए। तो आखिरी 7 मुकाबलों में जो राहुल का प्रदर्शन आया उसने लेट डाउन किया है दिल्ली कैपिटल्स को। वहीं अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वो करुण नायर रहे। यार जब शुरुआत करुण नायर ने किया, दूसरे मुकाबले में जब इनकी एंट्री हुई, जब ये लगभग शतक के करीब आए तो लगा कि करुण नायर ये खिलाड़ी इस बार खास इंपैक्ट डालेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम पा चुकी है क्योंकि करुण नायर जैसा खिलाड़ी इनफॉर्म खिलाड़ी इनके पास है। लेकिन उसके बाद जो पहली पारी 89 रनों की खेली मुंबई इंडियंस के खिलाफ, फिर 0 रन, फिर 31 रन, फिर 15 रन, फिर 4 रन, फिर 15 रन, फिर 0 रन। यानी कि इन्होंने एक पारी उसके बाद पूरी तरीके से लेट डाउन किया है। जब वो पारी आई थी तो लगा था कि भाई साहब नंबर 3 का भी लफड़ा खत्म हो गया है। जेक फ्रेशर मैकगफ जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनके रूप में, उनके रिप्लेसमेंट के रूप में एक भारतीय बड़ा नाम मिल चुका है। डोमेस्टिक सर्किट में लगातार निरंतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पर आईपीएल के मंच पर एक मुकाबले में प्रदर्शन आया, फिर बाकी मुकाबले सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए करुण नायर खेले हैं। अगर मैं बात करूं तीसरे खिलाड़ी की तो अभिषेक पोरल हैं। इस बार अभिषेक पोरल के ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल दिल्ली कैपिटल्स ने किया था, लेकिन अभिषेक पोरल उतने ही लेट डाउन करते हुए दिखे हैं। जो स्टार्ट की जरूरत थी अभिषेक पोरल से कि भाई साहब वो स्टार्ट दिलाएंगे दिल्ली कैपिटल्स को, वो स्टार्ट नहीं दिला पाए। जेक फ्रेशर मैकगफ ने भी लेट डाउन किया तो उनको हटाया गया, करुण नायर को लाया गया और उम्मीद थी कि अभिषेक पोरल स्टार्ट दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक पोरल ने भी लेट डाउन किया। कुछ मुकाबलों में जरूर प्रदर्शन आया, लेकिन बाकी मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल डिजिट का स्कोर कर पाए।
34 रन एसआरएच के खिलाफ, 33 रन सीएसके के खिलाफ, 7 रन आरसीबी के खिलाफ, एमआई के खिलाफ 33, आरआर के खिलाफ जरूर 49 रन बनाए थे, 18 रन एलएसजी के खिलाफ 51, फिर 28, 4, 8, यानी 2 पारी 49 और 51 की छोड़ दें तो साधारण बल्लेबाजी अभिषेक पोरल द्वारा दिखाई गई है। पावर प्ले के ओवरों में जिस स्टार्ट की जरूरत थी अभिषेक पोरल से, वो स्टार्ट ये नहीं दे पाए हैं, जिस कारण से दिल्ली कैपिटल्स अब ऑफ ट्रैक हो चुकी है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ जा रहा है और अगर इसी तरीके की स्थिति परिस्थिति रही, भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इनको एमआई का सामना करना है, पंजाब किंग्स का सामना करना है और गुजरात टाइटंस का सामना करना है। खासकर एमआई और गुजरात टाइटंस के पास जो गेंदबाजी यूनिट है वो काफी तगड़ी है, विध्वंसक है, वहां पर इनके बल्लेबाजों का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। इन 3 बल्लेबाजों का कैसा प्रदर्शन आखिरी 3 मुकाबलों में होने वाला है, अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।